हेलो साथियों, मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, आप लोग आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज जो है हम करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 का जो सेट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम पैटर्न वही चल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। वो सब हम लोग जो है 2016-17 जितने भी अभी तक की सेट हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और ये सब आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे ही सारा कंटेंट मिल जाएगा। जब भी आप चाहे वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। 70% 80% तो सेम ही जो है जो भी क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जो नए बनते हैं। किसी किसी पेपर में तो पूरा प्रीवियस ईयर ही आता है। तो अगर आप इतने साल के जो भी आपको ये करवाए जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, ये आप कर लेते हैं तो आप इतना करके भी जाएंगे तभी पेपर में बढ़िया कर लेंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं 2016 का ये जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, ये करेंगे। ये 25 नंबर का आता है और 1 घंटे में हमें करना होता है। ठीक है, देखते हैं साथियों कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 5 आते हैं, कभी कभी 6 हो जाते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं। ऐसे ही अतिलघु 5 या 6 पूछे जाते हैं। टोटल जो है 18 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ये स, ख, सा, हा व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये हमें बताना है। ऊष्म व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है, यह अंतस्थ व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है। सबसे पहले जब हमने आपको एक चैप्टर, यही डीएलएड का जो पहला चैप्टर है उसी में वर्णमाला के बारे में जो पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई भी हैं। आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, ऊष्म होते हैं ये सब। संयुक्त में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये होता है और ये संयुक्त में आते हैं। और द्विगुण व्यंजन में डा और ये ढा ये आता है। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन यही है, अब इसमें से हो सकता है इस बार ये दे दिया, उल्टा पूछ ले कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, और ये ऑप्शन दे दे, उल्टा भी पूछ सकता है। कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अह शब्द का अर्थ है सर्प या नृप या शार्दुल या भौरा। अह शब्द का क्या अर्थ होता है? आप सभी को पता है, अह शब्द का जो अर्थ होता है वो सर्प या सांप होता है। शार्दुल क्या होता है? ये शेर या वनराज इसको बोलते हैं, किसका पर्यायवाची शेर होता है, वनराज भी होता है, वनराज भी बोलते हैं इसको। भौरा क्या होता है? अली होता है, भ्रमर भी होता है, भ्रमर होता है इसका। और क्या बोलते हैं, एक मधुकर भी होता है, एक इसका मधुकर भी होता है। और क्या बचा? नृप। नृप क्या होता है? राजा होता है। नृप क्या होता है? राजा होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है। सारे क्वेश्चन ये रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम ले लो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती हो, या फिर इधर डीएलएड में ले लो। स्थावर का विलोम क्या होता है? एक टाइम बीच के पीछे के 2 साल जो ऐसे रहे हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहली बार जब ये क्वेश्चन देखने को मिला तो ये कौन सा पेपर होता है, लोअर पीसीएस का, उसमें जो हिंदी आती है वहाँ पर ये देखने को मिला था। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। सचल का
अचल होता है। चंचल का क्या होता है? स्थिर होता है। चंचल का क्या होता है? स्थिर होता है। ये सारे विलोम हैं, विलोम। आप सभी को भी बताना है, जो आपको आते हैं वो आपको बताने हैं, जो नहीं आते हैं वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। इसका क्या होता है? इसका होता है जड़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है ये हमें देखना है। तो ये तो कुमुदनी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। कुमुदनी ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा है? बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषा संसार का नादमय चित्र है या कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि देखा जाए तो जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय आते आते जो है 3rd सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते और देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो फिर इसको हमें ध्यान रखना है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है या किसने कहा। तो ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। फिर साथियों अतिलघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। इनका आप सभी को देखिए कौन कौन से आपको आते हैं, आप कौन कौन से कर सकते हैं। जो ये अंश है, एक ये अंश है और एक है अंश। तो इस वाले अंश का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा या भाग। किसी चीज़ का हिस्सा या भाग। इसका मतलब होता है कंधा, बाजू, बाजू या कंधा। इस अंश का मतलब होता है। आगे देखते हैं। कह रहा य र ला व किस प्रकार के व्यंजन है। अभी ये जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो य र ला व हैं ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। य र ला व जो होते हैं ये सिर्फ अतिलघुत्तरीय में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है। जैसे पूछा गया य र ला व किस प्रकार के व्यंजन हैं तो हम सीधे लिख देते हैं कि या लिखने का बता रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है। य र ला व अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं कि इनका जिह्वा स्पर्श क्या होता है, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाना है। अब स्वर, स्वर भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं कि स्वर व्यंजन क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। तो क्या आप लिख लेंगे? क्या इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या फिर जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। या आप सीधे लिख देंगे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तब भी सही माना जाएगा। सहायता से बोले जाते हैं। या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखें। आप उदाहरण में बता सकते हैं स्वर कितने होते हैं।
उदाहरण इसका लिख सकते हैं। ओ आओ, ठीक है, ये हो गए आपके स्वर, ये होते हैं, आप इतना लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये अर्वाचीन और उचित का विलोम क्या होगा। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे अपना उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शब्द, यहाँ पे लिखेंगे विलोम, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पूछा गया है क्या, अर्वाचीन, दूसरा पूछा गया है उचित, तो इसका होता है प्राचीन, इसका होता है प्राचीन, इसका उचित का अनुचित सभी को पता है, उचित का अनुचित होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये थोड़ा इसकी डेफिनेशन बस लिखनी है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो अनुस्वार वह होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन, स्वर के बाद जो आने वाले व्यंजन होते हैं उन्हें क्या अनुस्वार कहते हैं। आने वाला व्यंजन है, ऐसे लिख लो, आने वाला व्यंजन है, बस इतना ही व्यंजन है। और इसका उच्चारण करने पर आवाज़ नाक से निकलती है, आपको पता है। जैसे लिख लो अगली लाइन, इसकी ध्वनि, या इसको बोलने पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। निकलती है। बस थोड़ा सा याद करके लिखना है और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। और जो इसका चिन्ह होता है कैसे, ऐसे ये बिंदी जो होती है यही अनुस्वार है। जैसे कुछ भी लिखो तो उस उदाहरण में क्या लिख सकते हो, जैसे लिखा सौंदर्य तो उस पर भी लगाते हो सौंदर्य, गद्यांश, तो ये सब क्या है, ये सब जो ऊपर ये बिंदी रखी हुई इसी को हम क्या अनुस्वार बोलते हैं। आगे देखते हैं, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो शब्द कैसे बनता है आप सभी को पता है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य को ही हम पद कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया, फिर लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी भाषा में इसको लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, थोड़ा आप भी लिख लीजिएगा।
कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के या मात्राओं के मेल से बनते हैं। मेल से बनते हैं। ये शब्द की परिभाषा हो गई। पद क्या होते हैं? शब्दों के योग से पद बनते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे हम पद कहते हैं। तब उसे पद कहा जाता है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आंसर लिखना होता है, इसमें छोटा ही लिखना होता है। पद जो होते हैं वो शब्दों का संगठन ही होते हैं। तो बात वही है, आप समझ के लिखेंगे तो कर लेंगे। अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये बताते हैं आपको हम। कह रहा अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं ये 2 नंबर में होते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर बढ़िया तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, खास तौर के इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो जैसे अग्नि के कोई 2 पर्यायवाची आग, अनल, पावक, हुतासन, बहुत सारे होते हैं, वो लिख सकते हैं। अनल हो गया, यहाँ पावक भी लिख सकते हैं आप, पावक भी होता है, हुतासन भी होता है। ये सब क्या अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अमृत का सुधा, पीयूष, गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत, दयावंत, जो भी है आरती पढ़ लेना, जितने शब्द आएंगे वो सारे गणेश जी के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन आया है अल्प विराम तथा अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। जो जो नाम दिए गए हैं, विराम चिन्ह आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। जो जो चिन्ह आपको इसमें बताए गए हैं उनके बाद उनको उदाहरण देकर बताना है। तो सबसे पहले अल्प विराम क्या होता है? कॉमा जिसको आप बोलते हैं, जहाँ बहुत ही थोड़े या कम समय के लिए रुकना पड़े। जब भी हम कुछ बोल रहे हो, पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत थोड़े समय के लिए जब हमें रुकना पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लो, राम, सीता, लक्ष्मण, किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगा के लिखते हैं। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा देर, तो इसका बस चिन्ह ध्यान रखना है कि अर्ध विराम ऐसे होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। कोई भी उदाहरण देख सकते हैं, जरूरी नहीं जो इसमें लिखा है आप वही लिखें। फिर क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहा था तो जब पता है जब पूरा वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आप कोई भी लिख देना। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको पता है क्वेश्चन मार्क होता है, वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न के लिए जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? पठन का क्या अर्थ है? आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो साथियों, पठन के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे जो आंसर लिखा है इसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि सेम सेम आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है कि पठन होता क्या है। किसी पाठ को
या पुस्तक के किसी भाग को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना पठन कहलाता है। आप मन में पढ़ रहे हो, आप बोल कर पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं है। पठन दोनों रूपों में होता है, मौन वाचन भी होता है, सस्वर वाचन भी होता है। वैसे पठन के समय के शब्दों को देखते हैं जिससे उनका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है। जब कोई पढ़ता है तो क्या होता है कि ये पता चलता है कि जो अक्षर विन्यास है, कोई जो लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें शुद्ध उच्चारण होता है और लिखना भी आ जाता है, और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मतलब जितना ज़्यादा रीडिंग स्किल आप पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं जितनी ज़्यादा किताबें, उनका जो वोकैब है वो स्ट्रांग होता है, शब्द भंडार शब्दकोश में वृद्धि होती है, नए नए शब्द उनके दिमाग में आते हैं। विशेषताएं, यह वाचन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तभी तक केवल इसी के आधार पर यह निर्णय किया जाता था कि बालक वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण है। अपने हिसाब से आप लिखिएगा। जहाँ बालकों के लिए आवश्यक है कि वे शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण जाने, यह भी आवश्यक है कि शब्दों को पढ़ते समय उन्हें अर्थ भी प्रतीत, मतलब अर्थ को पढ़ें तो सिर्फ नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा अर्थ को भी समझें। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? कविता के द्वारा आनंद का वातावरण जो होता है पैदा होता है। कविता गाकर अभिनय द्वारा पेश किया जाता है कविता को, ये भी इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। कविता के प्रति रुचि पैदा करना, कविता का कंठस्थीकरण करना, मतलब पोएम जो होती है, कविता होती है, बेसिकली वो बच्चों को सीटेड में तो कंठस्थीकरण, कंठस्थ वर्ड जहाँ जाए नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जब क्लासरूम की बात करते हैं वहाँ पर बच्चों को पोएम याद करवाई जाती है। कविता को रंगमंच के माध्यम से पेश करना, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, इमेजिनेशन पावर जो होती है वो इन्हेंस होती है। कवि की अनुभूति का ज्ञान कराना, काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, भाव, गति, यति, लय, हाँ ये बहुत ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है जब आप लिखते हैं कि उसमें लय होती है, गति होती है, आरोह अवरोह, इन सबका ध्यान रखना होता है। आगे कह रहा है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे स्वरों से कर लेना, स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 5 होती है, जैसे ये जो लिखे गए हैं ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। कैसे बनते हैं? जब छोटा आ या बड़ा आ में ई मिला दिया जाए तो ये ए बनता है, जब इसमें बड़ी ई मिला दें तो ये ए बन जाता है, जब ओ मिला दें, जोड़ दें इसमें तो ये ओ बनता है, जब बड़ा ओ जोड़ दें तो आओ बनता है। मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, मिश्रित नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रित मतलब जब एक से अधिक वाक्य मिले हुए हों। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों। एक प्रधान वाक्य होगा और जो शेष होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जहाँ एक से अधिक वाक्य होते हैं। वही बात है, आप उतना लिखेंगे फिर भी कोई वो सही माना जाएगा, फिर से इसको नहीं लिखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस वाक्य पर आश्रित होते हैं या उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, तो इसमें 2 मिश्रित हैं। फिर शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी होती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत ही बाधक होती हैं। शुद्ध उच्चारण, सही बात है, जब उच्चारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम लिखने लगते हैं। बच्चा कभी देखना जो बोलता है वही वो लिखने लगता है, इसीलिए उच्चारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी भाषा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है तथा इसके राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अतः इसे शुद्ध, समृद्ध, सर्वप्रिय एवं सर्वसमृद्ध बनाने हेतु उच्चारण की शुद्धता की तरफ ध्यान देना परम आवश्यक है। राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य की भाषा है, फिलहाल अभी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है।
शुद्ध वर्तनी का महत्व क्या होता है, थोड़ा जो यहाँ पे आप लिखते हैं उसी से मिला जुला उसका महत्व लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 2 में 2। किसी भाषा की एकरूपता बनाए रखने के लिए जनता के भाषा प्रयोग में आने वाली विकृतियों से बचने के लिए वर्तनी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है। सही वर्तनी का अर्थ शब्दों में सही शब्द लिखना है। तो ये आप पढ़ के इसको अपने हिसाब से लिखिएगा, ये नहीं है कि जो यहाँ पे है आपको सेम ऐसे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से भी लिखेंगे तो आपका जो आंसर है एकदम करेक्ट माना जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको हमारे चैनल पे करवाए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और बढ़िया तरीके से हमारे चैनल को शेयर करिए और हमसे आके जुड़िए, अपनी तैयारी को बढ़िया बेहतरीन बनाइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।